गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में क्लास 11 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने डिस्कस किया था मास ऑफ एन एटम, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एंड रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के कुछ और खास तरीके के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एटम्स क्या होते हैं। व्हाट आर द एटम्स? एज वी नो, एटम क्या है? एटम किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मैटर का वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मतलब किसी भी मैटर या किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। यानी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन बट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यानी मैटर का वो छोटा से छोटा पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट करता है, यानी केमिकली रिएक्शन करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, रिएक्शन में रहता है, लेकिन वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा कैसे रहता है? O2 के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल और एटम्स में डिफरेंस सिर्फ इतना ही होता है कि मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, बट एटम वो छोटा से छोटा पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इसी को हम एटम्स और इसी को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जैसे H है, हाइड्रोजन हमारे पास, तो वो H के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो हमेशा कैसे रहेगा? H2 के फॉर्म में, यानी वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा। इनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये केसेस किसी मेटल के केस में होता है, यानी एलिमेंट के तो तीन पार्ट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स। जब हम यूं कह लें कि हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, सिल्वर को तो हम सिंगल लिखते हैं ना, तो हम ये सोचेंगे कि भाई ये जो सिल्वर है ये हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, बट इट डज नॉट हैपन। ऐसा होता नहीं है। वो होता यूं है कि जब सिल्वर के मेटल है, सिल्वर का जो एटम है, वो सिल्वर का जो एटम है वो एक मेटल के फॉर्म में है, मेटल में है, मेटल के अंदर है। तो अब जब मेटल के अंदर है तो सिल्वर एक एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो कई सारे एटम के साथ मेटालिक बॉन्ड के साथ बंधा होता है। उनके बीच एक मेटालिक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू कई सारे एटम्स आपस में बंधे होते हैं, लेकिन वो कभी भी एटम अकेले एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी को हम कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर या ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट एटम क्या है? वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंटली। तो इसी में हम आगे डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको एटॉमिक मास लिख लें, एटॉमिक मास लिख लें, या इसी को हम क्या कह लें? रिलेटिव एटॉमिक मास कह लें। ये रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास के बारे में पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जैसे अगर हम लिखना चाहें मास ऑफ एन एटम या मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम या मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या है? एक नाइट्रोजन एटम का मास कैसे निकालेंगे? 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ व्हाट? एक कार्बन 12 एटम के मास के बराबर होता है, यानी 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन 12, यानी मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, वन कार्बन 12 एटम। ये पूरी एक यूनिट हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी। तो यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे पार्ट को इतना बड़ा लिखने से अच्छा है कि हम इस पूरे पार्ट को एक नाम दे दें। इसको हम लोगों ने नाम दिया था पिछली बार AMU। AMU मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। यही इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। 1 AMU का मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट। पिछले जमाने में 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब एक एटम के मास को डिटरमाइन करने का एक तरीका हुआ करता था हमारे पास, बट आज हम काफी एडवांस हो चुके हैं, तो इस 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे।
जैसे अगर मुझे कहना होगा कि मेरे पास अगर एक ऑक्सीजन का मास है, यानी मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई 16 ग्राम या 16, तो 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, यही तो लिखेंगे। इन द सेम वे अगर सल्फर का लिखना हुआ तो 32 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ऐसे लिखेंगे। अब जिसे 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, इस पूरी यूनिट को हम लोग क्या मान लिया, इस पूरी यूनिट को हमने 1 AMU मान लिया। अब जरा सोचो, इस पूरे को अगर हम 1 AMU से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास इसका मास कितना आ जाएगा, 16 AMU आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 AMU आ जाएगा। ठीक है, तो 1 AMU का मतलब हमने कितना देखा कि 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, यही देखा हमने। अब देखिए, अब 1 AMU का मतलब क्या होता है। एक्चुअल में 1 AMU की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है, 1 AMU का मतलब जो एक्सपेरिमेंटल की इसकी वैल्यू आई है, उसका मतलब था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर इसको हमने ग्राम में मेजर किया, साइंटिस्टों ने इसको देखा और इसको ग्राम में मेजर किया, तो इसकी ग्राम में वैल्यू आई ये। इसी को हम लोग कह सकते हैं अनदर वे में 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम। Na क्या है हमारे पास, ये जो Na है ये बहुत बड़ा लॉजिकल टर्म है। इस Na को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको आगे हम लोग बहुत सारे कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आगे मोल कंसेप्ट में चल करके। वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हम पढ़ेंगे, बट अभी से हम लेकर के इसको चल रहे हैं ताकि हम इससे इंट्रोड्यूस हो सकें। ठीक है, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो रूल और एवोगैड्रो का एक नंबर था जो हम लोग मोल कंसेप्ट में भी आगे चल के पढ़ेंगे। बहरहाल एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको हम लोग। इस एवोगैड्रो नंबर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दैट वाज 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है। ये हमारी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, Na कहते हैं इसको, यानी इसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। अब देखिए, जरा हम 1 AMU की कैलकुलेशन करें। अगर हम 1 AMU को लिखना चाहें तो 1 AMU मतलब कितना, इतना ग्राम, यानी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10⁻23, ऐसे लिख सकते हैं ग्राम। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अब हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली आ गई वो लगभग कुछ इतनी आती है, यानी 1 AMU को हम 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हुई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का 16 AMU, ऑक्सीजन के आइटम मास 16 AMU, तो अब 16 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो उस ग्राम में आ जाएगा। ये 14 AMU, तो 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो उतना ग्राम में आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दो ये, तो भी वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी, उतनी ही आएगी जितनी इसको आनी चाहिए। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास के बारे में। हालांकि हमारे पास एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दो अलग अलग चीजें होते हैं। जब हम एटम का मास निकालते हैं तो हम उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, और जब हम किसी मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो हम उसे मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानते हैं। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में हम सिर्फ इतना ही डिफरेंस सीखते हैं। चलिए देखिए, अब क्या है कि अगर मुझे इसका मास निकालना हुआ, यानी 16 AMU का ग्राम में, अगर 16 AMU को ग्राम में जाना हुआ तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये ग्राम में कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने मास को देख लिया। अब चूंकि देखिए हमने इसको कंपेयर किया है, इसको रिलेट किया है कार्बन 12 एटम के मास से, इसको कार्बन 12 एटम के मास से रिलेट किया है, इसलिए टोटली ये एटॉमिक मास ना होकर के लगभग क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। अब ये एटॉमिक मास ना होकर के क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसी को, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। बात एटम्स पढ़ लिया हमने, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया हमने, रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ लिया हमने, एटॉमिक मास पढ़ लिया हमने। अब जरा हम बात करते हैं मोल की। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मोल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री
कि मैक्सिमम पोर्शंस, मैक्सिमम कंसेप्ट इसी मोल कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं और ये फंडामेंटल यूनिट भी कहलाता है। सातवीं फंडामेंटल यूनिट क्या है हमारे पास? मोल। मोल कैसे बताते हैं? किसी भी सब्सटेंस को किस टर्म में हम नापते हैं, हम उसे ही मोल का नाम देते हैं। जैसे कि अगर हम मोल के बारे में बात करें तो मोल इस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मार्केट जाना हुआ या कहीं बाहर सामान लेने जाना हुआ तो हम क्या कहेंगे? अगर जैसे मुझे केला लेने जाना हुआ तो मैं क्या कहूंगा? मुझे 1 डजन या 2 डजन केला दे दो। अब 1 डजन का मतलब क्या होता है हमारे पास? सारे बच्चे जानते हैं कि 1 डजन का मतलब क्या होता है। 1 डजन मतलब 12 यूनिट। 3 डजन मतलब 3 इंटू 12 यूनिट हो गया। इन द सेम वे, तो उसी तरह से हम क्या कहते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब भी उतने ही पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? अब 1 मोल का मतलब सेम वही पार्टिकल्स होते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। यानी हमारे पास जो एवोगैड्रो नंबर का कंसेप्ट होता है वही हमारे पास 1 मोल का एक्चुअल वैल्यू होता है। यानी 1 मोल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या एटम। अब ये पार्टिकल हमारे पास क्या हो सकते हैं? पार्टिकल वुड बी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स। इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। तो अब ये जो हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 आया है, ये हमारे पास वापस से क्या है? इसी को हम लोग Na बोलते हैं और इसी Na को हम लोग नाम देते हैं किसका? एवोगैड्रो नंबर का। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर का। 1 मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी अगर हम किसी भी चीज के 1 मोल के बारे में बात करें, यानी 1 मोल मार्कर मतलब Na मार्कर। 1 मोल मार्कर मतलब Na मार्कर। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मार्कर। 1 मोल पेन की बात करूं, अगर मैं 1 मोल पेन की बात करूं तो 1 मोल पेन में कितने पेन होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इतने ही पेन होंगे। अगर मैं 1 मोल बुक की बात करूं तो 1 मोल बुक में मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 बुक्स भी होंगी। 1 मोल टेबल की बात करूं तो उतने ही टेबल। 1 मोल चेयर्स की बात करूं उतने ही चेयर्स। 1 मोल रूम्स की बात करूं तो 6.023 इंटू 10⁻23 रूम होंगे। यानी 1 मोल का मतलब मेरे पास काउंटिंग में कितना? एवोगैड्रो नंबर के जितना। 1 मोल का मतलब कितना? जो कि 6.023 इंटू 10⁻23 की वैल्यू है, वही हमारे पास 1 मोल की भी वैल्यू है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मोलार मास। आइए बात करते हैं मोलार मास में। मोलार मास क्या है हमारे पास? मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, उसी को हम बोलेंगे मोलार मास। मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ, यानी 1 मोल सब्सटेंस का मास। हम ये भी कह सकते हैं 1 मोल सब्सटेंस का मास। हम क्या कह सकते हैं? 1 मोल सब्सटेंस का मास, यही तो कह सकते हैं। 1 मोल सब्सटेंस का मास मतलब मोलार मास। मोलार मास का मतलब 1 मोल सब्सटेंस का मास। अब अगर हम मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम निकालना चाहें, सच एज मोलार मास ऑफ एन एटम, तो हम कैसे निकालेंगे? मोलार मास ऑफ एन एटम मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। यानी हम लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। कितना? अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मतलब कितना? मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू Na। ध्यान से देखिएगा जरा, मास ऑफ एन एटम यानी मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू Na। अब जरा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम देखिए होता कितना है और कैसे उसको लिखते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखिएगा
मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या है और उसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम देखिए जरा, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम मतलब कितना, 14 AMU। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम मतलब 14 AMU। ये हो गया हमारे पास मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम 14 AMU। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें Na से, यानी मल्टीप्लाइड बाई Na, जरा ध्यान दीजिए 14 AMU का मतलब क्या होता है भाई। 14 AMU को अगर हम ग्राम में चेंज करना चाहें तो कितना, 1 बाई Na ग्राम, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई Na ग्राम, ये तो लिख सकते हैं। अब जरा देखिए Na से Na कैंसिल, तो ये 14 क्या आ गया हमारे पास, ग्राम, तो ये हो गया हमारे पास 14 ग्राम। तो हमने यहां तक क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब हम किसी वैल्यू को AMU के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, पर जब हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ग्राम को लिख देते हैं तो इसका मतलब हम उसका मोलार मास कैलकुलेट करने लगते हैं। यानी जब हम उसको AMU के साथ लिखते हैं तो उसका एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं, पर जब हम उसके साथ ग्राम लगा देते हैं तो इसका मतलब हम क्या सीख रहे होते हैं, हम उसका मोलार मास कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे हमें सल्फर का मास निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 32 ग्राम। जैसे हमें ऑक्सीजन का मास निकालना हुआ तो 16 ग्राम। जैसे हमें सोडियम का मास निकालना हुआ तो 23 ग्राम। जैसे हमें हीलियम का मास निकालना हुआ तो क्या, 4 ग्राम। ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गए हैं। जरा हम छोटी सी एक और चीज यहां पे देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा नाइट्रोजन का, इसको हमने दो पार्ट में लिखा। जैसे एक बार हमने लिखा 14 AMU, ये हमारे पास 14 AMU है और ये हमारे पास 14 ग्राम है। दोनों में डिफरेंस क्या है आप बता सकते हैं? चलिए बताइए। बहुत आसान सा डिफरेंस है। 14 AMU का मतलब क्या होता है? 14 AMU का मतलब होता है मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। जी हाँ, देखिए क्या मतलब, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, मतलब नाइट्रोजन के एक एटम का मास मतलब 14 AMU ही होता है। और जब हम 14 ग्राम की बात कर रहे होते हैं तो मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, यानी मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, या इसी को हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इन द सेम वे इसी को हम लोग कह रहे होते हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी GAM। अगर हम इसी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकालेंगे तो हम इसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी उस मॉलिक्यूल के उस मोल में प्रेजेंट वन मॉलिक्यूल का जो मास है वही कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि हम नाइट्रोजन के मास को अलग अलग तरीके से कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमने 14 AMU लिखा तो इसका मतलब है कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, बट जब हमने 14 ग्राम लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास है मोलार मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसको फाइंड करते हैं और कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में होता क्या है। तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल एटम के मास का सम जो होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, या मोलार मास भी कह सकते हैं उसको। यानी वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम अप कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मेरे पास HNO3 है, CO2 है, H2O है, तो भैया देखिए क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का मास 1 और है कितने 1, एक नाइट्रोजन का मास 14 है कितने 1, प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16 है कितने 3,
तो जरा देखिए, ये हो गया 1 प्लस 14 प्लस 16 3 जा 48। अब ये टोटल कितना हुआ? 63। इसको हम यू लिख सकते हैं, 63 वॉट यूनिट। इसी को हम 63 यूनिट लिखते हैं, या इसी को हम 63 AMU लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? AMU। ये टोटल एटॉमिक मास, यानी इनके अंदर प्रेजेंट टोटल एटम के मास का यूनिट, मतलब इनका एटॉमिक मास यूनिट, यानी इनका मॉलिक्यूलर मास निकल आया ये। इसी तरह इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल आएगा 44 एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU। इसको हम टोटल ऐड करेंगे तो जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमारे पास दिक्कत ये हो रहा है कि ये एटॉमिक मास यूनिट, अब लोगों ने फिर सवाल खड़े कर दिए कि अगर हम एक एटम का मास निकाल रहे हैं तो भी हम उसको एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे हैं, और जब हम मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास में भी हम एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको कैसे रिग्रेड करें, इसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन हो सकता है? यानी अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर हम जब एटम का मास निकाल रहे थे तब भी हम एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे थे, और जब हम एक मॉलिक्यूल का मास निकाल रहे हैं तब भी हम मॉलिक्यूलर मास, तब भी हम उसको एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर लेते हैं, इसको हम 44 यूनिट से लिख लेते हैं। अब इस यूनिट का मतलब हमारे पास क्या है कि जब हम एक यूनिट लिखते हैं तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम 1 यूनिट से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस यूनिट का मतलब क्या होता है हमारे पास? इस यूनिट को हम लोग कहते हैं यूनिफाइड मास। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया एज अ गैस, अमोनिया का जो मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो हमारे पास होता है 17 ग्राम, या इसी को हम लिख सकते हैं 17 AMU, या इसी को अब हम लिखेंगे 17 यूनिट, यानी 17 यूनिफाइड मास। अब हम ये नहीं लिख करके ये वाला लिखेंगे बार बार, इसी को हम बोलेंगे 17 यूनिट या 17 यूनिफाइड मास। जब हम इसमें लिखने लगे 17 ग्राम, तो इस 17 ग्राम को हम लोग क्या नाम देंगे? 17 ग्राम को बोलो क्या नाम देंगे? 17 ग्राम को हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी इसको हम लोग GMM से डिनोट करेंगे। तो मोल का मतलब क्या है कि मोल ऑफ, यानी किसी भी सब्सटेंस में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स, यानी उसके 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स में लगभग कितने एटम्स प्रेजेंट हैं या लगभग कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वही डिनोट करता है मोल को। यानी मोल का मतलब क्या है? 1 मोल का मतलब कितने पार्टिकल, हम सिर्फ उसी को याद रखेंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके के मास हो गए। तो मास को हम अलग अलग तरीके से डिटरमाइन भी कर सकते हैं, और मास को हम अलग अलग तरीके से पढ़ भी सकते हैं। यानी जब हम एटॉमिक मास, जब हम एटम का मास निकालेंगे तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, और जब हम मॉलिक्यूल का मास निकालेंगे तो हम उसको बोलेंगे यूनिफाइड मास, या हम उसे यू से डिनोट करेंगे। यहाँ पे हमने एक चीज सीखी, एक चीज क्या सीखी कि 1 मोल का मतलब हमारे पास क्या हो जाता है? 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, यही हमारे पास मास होता है। किसका? यही हमारे पास 1 मोल की वैल्यू आती है। इसी को हम 1 मोल कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Na बोले तो यही हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। इसी को हम लोग एवोगैड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इसी के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, ये है क्या एक्चुअल में। चलिए, हमें अगर मोल कभी निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? जब हमें कभी मोल निकालने की जरूरत पड़ी तो हम मोल को कैसे डिसाइड करेंगे, मोल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे मोल की कैलकुलेशन करेंगे? एक एक करके देखते हैं। मोल, चलिए भाई मोल की बात करते हैं। मोल, अब मोल क्या है हमारे पास? मोल को हम डिनोट करेंगे स्मॉल m से, स्मॉल n। जब भी हमें कभी मोल निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? n मतलब गिवन मास अपॉन व्हाट? मोलार मास। गिवन मास अपॉन
मोलार मास। अब देखिए हमारे पास मोल तो हम निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं। मोल का मतलब क्या होता है? Na पार्टिकल्स, यानी एवोगैड्रो नंबर वाला पार्टिकल्स। तो आप पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। मास के टर्म में निकाल सकते हैं, पार्टिकल के टर्म में निकाल सकते हैं, और बाद में हम चल करके सीखेंगे तो वॉल्यूम के टर्म में निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म में भी निकालेंगे जो हम गैसेस के बारे में बात करेंगे। जब हम गैसेस के बारे में बात करेंगे तो हम उसे वॉल्यूम के टर्म में भी कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में भी निकालेंगे। बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि एन मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसके बारे में, अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें, यानी अगर हमें कहा कि अगर हम एक क्वेश्चन करें कि 51 ग्राम नाइट्रोजन में, इन 51 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन का मोल क्या है? व्हाट इज द मोल ऑफ 51 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम? 51 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम में नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? तो भाई देखिए गिवन मास कितना है? 51 ग्राम एक इज द गिवन मास, और नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास कितना है? 714। तो ये हमारे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया, यानी 51/14। अगर हम ये कहें कि हमारे पास गिवन मास कितना है? 42 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं? तो हम क्या करेंगे? 42/14 यानी 3 मोल। ये हमारे पास 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन आ गया। चलिए देखिए अब हम बात करते हैं Na पार्टिकल्स के। Na पार्टिकल मतलब 1 मोल क्या है? 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स। अगर हम 1 मोल को Na पार्टिकल्स लिख सकते हैं तो जरा हम इसका क्या उल्टा लिख लें। अगर हम इसको उल्टा लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कहें कि 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स, तो अगर हम इसको उल्टा लिखें यानी Na पार्टिकल्स इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल। Na पार्टिकल मतलब 1 मोल। अब हम मान कह लें कि 1 पार्टिकल, सिर्फ 1 पार्टिकल का निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 पार्टिकल मतलब 1/Na मोल। क्या हो जाएगा? 1/Na मोल। अब अगर हम निकालें कि X पार्टिकल का कितना होगा? X पार्टिकल में कितने मोल होंगे? तो क्या हो जाएगा? X/Na मोल। कितना सिंपल है देखिए, बहुत ही आसान। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अगर हमें निकालना हुआ नंबर ऑफ मोल्स, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हुआ तो घबराने का नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या लिखेंगे? Na। इतना कर देने से हमें मोल्स मिल जाया करेगा। जब भी हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na यानी अपॉन एवोगैड्रो नंबर लिखेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। हमें यहाँ पे टोटल मोल्स की कैलकुलेशन कितनी आएगी वो हमें मिल जाया करेगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हम मोल्स को कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंट तरीके से। देखते हैं मोल को हम कैसे निकालेंगे अलग अलग कंडीशंस में। अगर हमें गिवन मास दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे, और हमें गिवन पार्टिकल दिया है तो मोल कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा काम है और बहुत ही बच्चों जैसा काम है। बच्चा कर लेता है इसको, गली का बच्चा कर लेता है। चलिए देखते हैं, अगर मेरे पास मोल दिया है, क्या दिया है? मोल, और हमारे पास मास दिया है, यानी ये समझ लो हमारे पास क्या है? मास। चाहे उसको गिवन मास भी कर सकते हो। तो जब कभी हमें मोल से मास में जाना हुआ तो हम क्या करेंगे? इनटू मोलार मास, इनटू मोलार मास। यानी मोल से अगर मास में जाना हुआ तो क्या करेंगे? मोलार मास से मल्टीप्लाई। पर जब हमें मास से वापस मोल में जाना हुआ तो हम उसी से डिवाइड करते हैं। बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडेड बाई व्हाट? मोलार मास। इन द सेम वे अगर हमें पार्टिकल में जाना हुआ, कहां जाना हुआ? पार्टिकल में, यानी क्या निकालना हुआ? नंबर ऑफ
पार्टिकल निकालना होगा। जब कभी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, यानी हम क्या करेंगे Na से इसको मल्टीप्लाई। देखिए Na से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाई Na, और जब वापस से रिवर्स करना हुआ अगर हमें, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है और मुझे मोल्स फाइंड करने हैं या मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई सिंपल सा है, बहुत आसान है। अगर हम ये कहें, इसी पे थोड़ा सा अगर हम एक डिस्कस कर लें छोटी सी चीज, कि अगर मुझे दिया हुआ है 5Na नाइट्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं, मेरे पास दिया है 5Na नाइट्रोजन एटम्स, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं 5Na नाइट्रोजन एटम मतलब क्या है। अगर 5Na नाइट्रोजन एटम ये दिया है, अब इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो Na से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या डिवाइड करना पड़ेगा, इसको करेंगे डिवाइडेड बाई Na। अगर हम डिवाइडेड बाई Na करें तो ये वाला Na और ये वाला Na कट जाएगा और हमारे पास क्या मिलेगा 5 मोल ऑफ एन एटम, यानी 5 मोल्स ऑफ एन एटम। हम क्या लिखेंगे 5 मोल्स ऑफ एन एटम। अब अगर हम कहें कि 5Na N2 मॉलिक्यूल्स, 5Na N2 मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम जब इसकी बात करें, जब एटम की बात जब तक कर रहे थे तब तक तो बड़ा अच्छा था, जब हम एटम की बात कर रहे थे तब तक तो बड़ा अच्छा था, पर जब हम मॉलिक्यूल की बात करने लगते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होएगा कि 5Na N2 मॉलिक्यूल्स को अगर हम मोल्स में कन्वर्ट करना चाहें, अगर हम इसको चाहें मोल्स में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाई Na। जब हम इसको डिवाइडेड बाई Na करेंगे तो हम क्या देखेंगे Na से Na कैंसिल, मेरे पास बचा फिर से 5 मोल N2 मॉलिक्यूल्स, यानी 5 मोल्स ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। ऊपर मैंने निकाला एटम, नीचे मैंने निकाला मॉलिक्यूल्स। पर अब अगर हम कहें कि मुझे इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट हैं वो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो हम क्या करेंगे 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नहीं, गलत हो जाएगा। हम इसे कैसे करेंगे, 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट हैं। अब 1 मोल N2 में कितने N2 में कितने N के एटम प्रेजेंट हैं, 2 एटम प्रेजेंट हैं। 1 मोल एटम में 1 मोल N2 में कितने N के एटम प्रेजेंट हैं, 2। तो अगर 1 मोल में 2 प्रेजेंट हैं तो 5 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे। अब अगर 1 मोल में इतने हैं तो 5 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 5 से उसको हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी हम क्या कर सकते हैं 5 इंटू 2, यानी 10 मोल ऑफ एन एटम, 10 मोल ऑफ एन एटम। ठीक है, कुछ बात देखें। इन द सेम वे अगर हम कहते हैं 3 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अगर हम कहें 3 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या होता है 3 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, इसको हम जरा देखें। 3 मोल ऑफ अमोनिया मतलब मॉलिक्यूल्स, अब जरा देखिए 3Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स, 3Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यही तो होगा, ठीक, यही तो होगा 3Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जरा 1 अमोनिया में कितने एटम्स हैं, 1 NH3 का मतलब 1 एटम नाइट्रोजन का और 3 एटम हाइड्रोजन का, तो कितने प्रेजेंट हो गए 4 एटम्स टोटल कितने एटम्स हो गए 4 एटम्स। अब अगर हम यूं कहें कि इस मॉलिक्यूल्स में, इस पूरे 3 मोल ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स में कितने अमोनिया में कितने टोटल एटम प्रेजेंट हैं, टोटल एटम की बात करें, टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, तो 3Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यानी हम क्या करेंगे 3Na इंटू 4, इसका मतलब 3 4 12Na एटम्स। जनरली हम क्या करते हैं, इसी 3Na को ही, 3Na अमोनिया मॉलिक्यूल्स को ही हम 3Na एटम्स मानने लगते हैं, तो हमसे वहीं पर गलती हो जाती है। बिग और बिगर मिस्टेक हम जनरली यहीं पर करते हैं। तो हमें टोटल एटम्स निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे
एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, उससे हम उसके Na मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल पता चल जाता है। तो आज हमने यहां तक सीखा। अगली क्लास में हम इसके बाद काफी सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।